हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का उड़ान एग्जाम एंड मोटिवेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपको मिलेंगे एमपीपीएससी और मध्य प्रदेश से संबंधित जितनी भी एग्जाम्स है उसके जीके से संबंधित जो भी टॉपिक्स है, चाहे वो जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने कहा था कि हम मध्य प्रदेश के इतिहास की एक सीरीज लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये हमारी उड़ान सीरीज का सेकंड पार्ट है जिसमें हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश की जो जियोग्राफी है वो क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कंप्लीट तो नहीं हुई है, लेकिन हमारे जो पर्वत और पठार थे ये हम लगभग पढ़ चुके हैं और नदियां भी हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। तो उसके बाद हम मध्य प्रदेश की जो जियोग्राफी है उसको भी क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमारी जो पहली क्लास थी मध्य प्रदेश की, तो आप क्या देखेंगे कि आपने जो है प्रागैतिहासिक जो पूरा पाषाण है उसमें हमने मध्य प्रदेश के इतिहास को, ठीक है, तीन भागों में, मतलब जो मध्य प्रदेश का हमारा जो प्रागैतिहासिक है या पाषाण युग है उसको हमने तीन भागों में पढ़ा था। ठीक है, तो हमने प्राचीन भारत में हमने जो पाषाण युग है, जो हमारा पाषाण काल है, उसको पढ़ना प्रारंभ किया था, जिसमें हमने पूरा पाषाण काल पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था, पूरा पाषाण काल। तो हमने ये देखा था कि इन काल में जो पूरा पाषाण काल है या मध्य पूरा पाषाण काल है, निम्न पूरा पाषाण काल है, उच्च पूरा पाषाण काल है, तो इसमें जो है मध्य प्रदेश के किन किन स्थलों से जो है क्या हुए हैं, अवशेष प्राप्त हुए हैं इस काल के। ठीक है, तो वो चीज हमने पढ़ी थी। तो आप देखेंगे पूरा पाषाण काल में हमने जो भी पढ़ा था इसको तीन भागों में हमने डिवाइड किया था। ठीक है, निम्न पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल। और उसमें क्या किया था, हमने जो यहाँ के स्थल थे वो पढ़ना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हमने देखा था कि नर्मदा नदी घाटी में हमको जो क्या मिलता है, मानव कंकाल मिलता है, होमोनिड होमोनिड मानव कंकाल मिलता है। तो इसकी खोज जो है वो किसने की थी, ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है और कहाँ पर ये मिला था। ठीक है, कहाँ पर इसकी खोज की गई, कौन से स्थल, कौन से स्थान पर, उस जगह का आपको नाम लिख के बताना है। ठीक है, और इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको इरेटेक्स भी मिले हैं। इरेटेक्स का मतलब क्या होता है कि जो भी मानव है, जो होमो इरेटेक्स है, मतलब मानव का प्राचीनतम कंकाल। तो आपको ये भी बताना है कमेंट करके कि मानव का प्राचीनतम कंकाल, किसकी बात कर रही हूं मैं, मानव का प्राचीनतम। तो मानव का प्राचीनतम कंकाल ये आपको कहाँ से प्राप्त हुआ है और किसने इसको जो है, इसकी खोज जो है ये किसे प्राप्त हुआ था, मतलब। ठीक है, तो इसके अवशेष किसे मिले थे ये भी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, इसके अलावा हमने भीमबेटका पढ़ा था, तो भीमबेटका की खोज, इसके बाद जो भी हमने शिलाश्रय पढ़े थे, तो ये सब चीजें जो है हमारे पाषाण काल में, हमने पूरा पाषाण काल में क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और हमारी जो आज की क्लास है उसमें हम जो है हमारा जो ताम्र पाषाण काल है, मतलब आद्य ऐतिहासिक काल, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आद्य ऐतिहासिक काल में जो हमारे मध्य प्रदेश है वहां पर कौन कौन से स्थानों से जो है आद्य ऐतिहासिक काल, या हम बोले कि हमारे जो ताम्र पाषाण काल की जो बस्तियां प्राप्त हुई है, जो जगह प्राप्त हुई, जो स्थान है, उनको हमको क्या करना है, आज की क्लास में कंप्लीट करना है। और उनके जो है खोजकर्ता कौन है और किस सन में उनकी खोज हुई है और कौन से जो है उपकरण या अवशेष वहां से प्राप्त हुए हैं, ये भी हमको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो आप देखेंगे, तो हम बात करते हैं हमारा आद्य ऐतिहासिक काल है, किसकी बात करने की बात कर रही हूँ मैं, आद्य ऐतिहासिक काल किसकी, आद्य ऐतिहासिक, हम बात करेंगे आज की क्लास में आद्य ऐतिहासिक काल की। ठीक है, जो मध्य प्रदेश है वहां पर किन किन स्थलों से जो है आद्य ऐतिहासिक काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल में हम जो भी हमारी ताम्र पाषाण युग है इसको हम आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो थी, हड़प्पा के आपको स्थल मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, हमारी जो पहली सभ्यता थी अगर हम उसकी बात करते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे इस तरीके से आपको हमारा भारत है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये वाली सभ्यता थी, यहाँ पर उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर पश्चिम में, ठीक है,
तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपको सभ्यता देखने को मिलेगी इस क्षेत्र में, उसे कौन सी सभ्यता कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता। तो आप देखेंगे कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है, वो उसके जो कोई भी स्थल आपको मध्य प्रदेश में नहीं मिलेंगे, आपको यहाँ पर प्रॉपर मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का प्रभाव जो है वो मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलता है आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारी जो मध्य प्रदेश है वहां पर आद्य ऐतिहासिक स्थल मतलब ताम्र पाषाण काल के जो स्थल है, तांबे के बर्तन और जो भी तांबे की चीजें प्राप्त हुई है, वस्तुएं प्राप्त हुई है, उसे हमने ताम्र पाषाण युग कहा। ठीक है, तो इस युग की जो चीजें हैं, जो अवशेष है, वो मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आप देखेंगे कि आपको उज्जैन देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि आपको उज्जैन में ही क्या देखने को मिलेंगे? जो ताम्र पाषाण काल है उसकी जो बस्तियां है वो आपको उज्जैन में देखने को मिलेंगी। लगभग 3 क्षेत्र ऐसे हैं, 3 स्थान ऐसे हैं जहां से आपको क्या मिले हैं? तो ताम्र पाषाण युग की जो है बस्तियां प्राप्त हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा मैप में भी मैं आपको बताते जाऊंगी। ठीक है, और उसके बाद हमको क्या करना है, एक एक जो भी ताम्र पाषाण काल की बस्ती है उसके बारे में हमको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि नर्मदा नदी घाटी, हम अगर मध्य प्रदेश हमारे देखते हैं, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारा जो मध्य प्रदेश है, इस तरह से हमारा मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में आपको ऐसे अनेक स्थान मिले हैं जहां से क्या हुआ है, आपको ताम्र पाषाण काल की बस्तियां प्राप्त हुई है। ठीक है, तो हम अगर उज्जैन की बात करते हैं, आपको लगभग यहाँ पर उज्जैन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको उज्जैन में क्या हुआ है, ताम्र पाषाण काल की बस्तियां प्राप्त हुई है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको सागर देखने को मिलेगा। तो सागर में एरन से भी आपको क्या देखने को मिले हैं, ताम्र पाषाण काल की बस्तियां प्राप्त हुई है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे विदिशा, विदिशा से भी क्या हुआ है, तो हमें ताम्र पाषाण युग की जो बस्तियां है वो प्राप्त हुई है। ठीक है, विदिशा से भी प्राप्त हुई है। ठीक है, विदिशा जिसे बेसनगर कहा जाता था उस समय में हम देखेंगे तो बेसनगर, तो वहां से भी हमें क्या प्राप्त हुआ है, ताम्र पाषाण काल की बस्तियां प्राप्त हुई है। ठीक है, इसके बाद जो देखेंगे आप कि हमारे जो मंदसौर है, यहाँ पर आपको मंदसौर देखने को मिलेगा। तो मंदसौर का डांग वाला, ठीक है, डांग वाला मंदसौर की बात कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर उज्जैन में आपको 3 बस्तियां प्राप्त होगी। कौन कौन सी? आपने कायथा का नाम सुना होगा, कायथा जिसे आप कहते हैं कि जो हमारे वाराह मिहिर थे उनकी जन्मस्थली भी माना जाता है कायथा को। ठीक है, तो कायथा से आपको क्या प्राप्त हुई है, जो हमारी ताम्र पाषाण काल है उस युग की बस्तियां प्राप्त हुई है। उसके बाद आप सेकंड देखेंगे तो उज्जैन में ही आपको देखने को मिलेगा नागदा। तो यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलता है, तो आप देखेंगे यहाँ नागदा में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, ताम्र पाषाण काल की बस्तियां देखने को मिलेगी। ठीक है, नागदा के बाद हमारा एक और है, तो आप देखेंगे कि नागदा के बाद हमारा डांग वाला, फुल डांग वाला जो है यहाँ पर नहीं है, मंदसौर में नहीं, उज्जैन में है। तो डांग वाला भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये भी आपको उज्जैन में देखने को मिलेगा। इसके बाद आप देखेंगे कि डांग वाला में आपको जो है प्राचीन मंदिर भी देखने को मिलेगा, शिव मंदिर। तो आप देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश का जो हमारा इतिहास है, या मध्य प्रदेश का जो हमारा अगर हम बात करें कला संस्कृति की, तो आप देखेंगे कि एमपीपीएससी में लगातार मध्य प्रदेश के जो भी मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि डांगवाला में भी आपको एक प्राचीन शिव मंदिर देखने को मिलेगा। ठीक है, एक प्राचीन शिव मंदिर देखने को मिलेगा, उसे बोरेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोरेश्वर महादेव मंदिर। तो आपको एक क्लास हमारी जो स्पेशल है वो मंदिरों के ऊपर होगी, और हम जो है हर क्षेत्र, जो उज्जैन जितने भी जिले हैं, आप स्पेशली उज्जैन की बात करेंगे, या आप हम देखेंगे कि हमारा जो निवाड़ी जिला है, ओरछा है, ठीक है, या फिर हम खजुराहो की बात करेंगे, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसी जगह है, जैसे अगर हम उज्जैन देखें, उसके अलावा हम ओरछा, या फिर हम बात करें कि हमारे खजुराहो, ठीक है, जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, वहां पर आपको जैन मंदिर भी मिलेंगे, हिंदू मंदिर भी मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं कि जो भी हमारे मंदिरों से रिलेटेड स्थान है, आप अगर अमरकंटक की बात कर लें, उसके बाद आप होशंगाबाद, पचमढ़ी, इधर जो भी आपको ग्वालियर में, भिंड में आपको बहुत सारे ऐसे मंदिर देखने को मिलेंगे, तो उससे रिलेटेड जो है वो टॉपिक भी आपकी अलग से होगी। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ताम्रपाषाण बस्तियों की। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, उज्जैन। तो उज्जैन में हम जो है कायथा, ठीक है, सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आप हेडिंग डालेंगे मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाण कालीन
स्थल। और उसमें सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हमें कायथा को लिखना है। ठीक है, तो लिखेंगे फटाफट से। ठीक है, तो हम कायथा को लिखेंगे। तो कायथा के बारे में आपको क्या क्या लिखना है, तो आप हेडिंग डालेंगे मध्य प्रदेश में। सबसे पहले तो आप हेडिंग डालेंगे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाण कालीन स्थल। मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाण कालीन स्थल जो भी है उनको क्या करना है, हमको एक एक करके पढ़ना है। तो सबसे पहले स्थल की हम बात करते हैं, हम बात करते हैं कायथा की। किसकी बात करते हैं हम, कायथा की। तो आपको इसमें क्या करना है कि आपको ये भी देखना है, जैसे हम कायथा की बात कर रहे हैं, कौन से जिले में स्थित है, यहाँ पर कौन कौन से अवशेष या उपकरण प्राप्त हुए हैं। फिर थर्ड हम देखेंगे किसकी खोज कब और किसने की थी। ठीक है, ये जो 3-4 चीजें हैं वो आपको क्या करना है, स्पेशल याद रखना है। जैसे अगर हम उपकरणों की बात करें, कुछ स्पेशल उपकरण अगर प्राप्त हुए हैं, कुछ अनाज के जो है आपको जो अवशेष देखने को मिलेंगे, तो ये आपको विशेष रूप से क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो आप कायथा में लिखेंगे कि सबसे पहले तो ये कहाँ पर स्थित है, तो आप देखेंगे ये आपको उज्जैन में देखने को, सॉरी हाँ, उज्जैन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या कर लेना है, कायथा में लिख लेना है कि ये कहाँ पर है, तो उज्जैन में है। कहाँ पर है, तो उज्जैन में है। कायथा कहाँ पर है, उज्जैन में है। ठीक है, तो आप लिख लेंगे उज्जैन। उसके बाद सेकंड आपको इसमें क्या लिखना है, सेकंड आप देखेंगे कायथा का जो है नाम, आपको प्राचीन नाम भी देखने को मिलेगा, तो प्राचीन नाम इसका लिख लें। आपको यहाँ पर लिख लेना है प्राचीन नाम, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी आ जाता है, क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसका प्राचीन नाम कपित्थ था। क्या था, कपित्थ। इसका प्राचीन नाम क्या था, तो कपित्थ इसका प्राचीन नाम था। किसकी बात कर रहे हैं हम, कायथा की बात कर रहे हैं। और हो सके तो सारी चीजें आपको क्लास में ही याद करके रखना है। ठीक है, तो कपित्थ इसका क्या था, प्राचीन नाम था। अगर हम इसके उत्खनन की बात करें कि इसका उत्खनन किसने किया, मतलब इसकी खुदाई किसने की, करवाई, मतलब तो उत्खनन में आप लिखेंगे इसमें कि आप देखेंगे कि जो इसका उत्खनन है, तो वो देखेंगे आप कि इसका उत्खनन किया था विष्णु श्रीधर वाकणकर जी ने। किसने किया था, विष्णु श्रीधर वाकणकर जी ने। अब आप इनका नाम आप दूसरी बार सुन रहे होंगे, क्योंकि इससे पहले आप देखेंगे कि विष्णु श्रीधर जो वाकणकर जी थे, इन्होंने ही क्या किया था, इन्होंने ही क्या किया था, तो आप देखेंगे विष्णु श्रीधर वाकणकर जी ने ही पाषाण युग का जो पूरा पाषाणिक स्थल है हमारा, जो शैलाश्रय है, भीमबेटका की खोज भी की थी। क्या की थी, भीमबेटका की खोज भी की थी। भीमबेटका की खोज भी की थी। तो किसने की थी भीमबेटका की खोज, तो आप देखेंगे विष्णु श्रीधर वाकणकर जी ने की थी भीमबेटका की खोज। कब की थी, तो 1957 में की थी। कब की थी, 1957 में की थी। ठीक है, और अगर आप देखेंगे कायथा, तो आप देखेंगे कायथा की खोज जो है वो कब की गई थी, तो आप देखेंगे 1965 में, मतलब भीमबेटका की खोज के बाद इन्होंने क्या किया था, कायथा की खोज की थी। तो इसकी जो खोज की थी, इसका उत्खनन किया था, वो कब किया था, तो आप देखेंगे 1965 से लगाकर 1966 ईस्वी में क्या किया था, तो आप देखेंगे कायथा का जो है वो उत्खनन का कार्य इन्होंने प्रारंभ किया था। किन्होंने, तो विष्णु श्रीधर वाकणकर जी ने क्या किया था, कायथा का जो उत्खनन किया था। ठीक है, इतना आपको याद हो गया है। और जो आप देखेंगे कि कायथा से हमें कहाँ से कहाँ तक के, किस साल तक के हमको क्या है, अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आप देखेंगे कि हमें कायथा से आप लिख लेंगे, यहाँ पर अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाता है तो आप लिखेंगे 2200 ईसा पूर्व से लगाकर, कब से, 2200 ईसा पूर्व से लगाकर कहाँ तक, 2000 ईसा पूर्व तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक के अवशेष प्राप्त हुए, तो लगभग 2200 ईसा पूर्व से लगाकर 2000 ईसा पूर्व तक के जो भी अवशेष या उपकरण है वो हमें क्या प्राप्त हुए हैं, कायथा से प्राप्त हुए हैं, ताम्रपाषाण कालीन के। ठीक है, अब ताम्रपाषाण कालीन की आप बात करेंगे हमारे जो कायथा की, तो कायथा का एक और आप देखेंगे कि यहाँ पर एक आपको खासियत देखने को मिलेगी कायथा में, कि यहाँ पर आपको 3 संस्कृतियां देखने को मिलेगी। मैं किसकी बात कर रही हूँ, कायथा की बात कर रही हूँ। तो आपको कायथा में संस्कृतियां देखने को मिलेगी, 3 संस्कृतियां देखने को मिलेगी। ठीक है,
तो देखेंगे आप कौन कौन सी आपको संस्कृतियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो पहली आप तो देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले तो आपको कायथा संस्कृति ही देखने को मिलेगी। कौन सी? कायथा संस्कृति देखने को मिलेगी। सेकंड हम बात करते हैं आहार संस्कृति, क्योंकि ये संस्कृतियों के नाम है। कायथा संस्कृति की अगर हम बात करें तो विष्णु श्रीधर वाकणकर जी ने ही इसे कायथा संस्कृति कहा। जब यहाँ पर ताम्रपाषाण काल की जो है खोज की गई, मतलब यहाँ पर जब इनका उत्खनन किया गया तो इन्होंने इसे कायथा संस्कृति कहा। तो यहीं पर आपको कायथा संस्कृति, या हम बोले कि कायथा में आपको 3 संस्कृतियां देखने को मिलेगी। तो पहली तो है कायथा संस्कृति, दूसरी आप देखेंगे आहार संस्कृति, ठीक है। तीसरी कौन सी है? दूसरी कौन सी है? आहार संस्कृति। और तीसरी की बात करेंगे हमारी मालवा संस्कृति, क्योंकि आपको 2 चीजें तो ऐसे ही याद हो जाना चाहिए। कायथा है इसलिए कायथा संस्कृति, और उज्जैन मालवा में आता है इसलिए मालवा संस्कृति। और एक तीसरी हमारी कौन सी है? आहार संस्कृतियां। तो आप देखेंगे इसकी खासियत है कि यहाँ पर आपको क्या मिलती है? 3 संस्कृतियां देखने को मिलती है, ठीक है। ये जो आप बोलेंगे ये संस्कृतियां और ये सब जो टॉपिक है वो इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है और इसे इंडियन हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 3 संस्कृतियां देखने को मिलेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ की जो खोज थी 1965-66 में जो है वो उत्खनन जो है वो किसने किया था? तो विष्णु श्रीधर वाकणकर जी ने ही किया था। लेकिन अगर हम बात करें तो आगे चलकर एक डेकोर कॉलेज है, ठीक है। आगे आप जब जाएंगे तो डेकर कॉलेज है पुणे का, डेकर कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट, डेकर कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट। तो ये डेकर कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट है। तो आगे जाकर इन्होंने भी क्या किया था? इसमें सहायता की थी इसके उत्खनन में, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको हर तरीके से क्वेश्चन पता होना चाहिए। अब आप देखेंगे कि आपको कायथा संस्कृति का जब उत्खनन प्रारंभ हुआ तो आपको यहाँ पर कौन कौन से अवशेष मिले हैं और कौन कौन से उपकरण मिले हैं। तो आप उपकरण लिख लेंगे यहाँ पर कि आपको कौन कौन से उपकरण प्राप्त हुए हैं। हम कहाँ की बात कर रहे हैं? कायथा की। तो आप कायथा में ही लिखना है ना, सिर्फ कायथा में ही लिखना है आपको। तो आप उपकरण देख लेंगे यहाँ पर कौन कौन से प्राप्त हुए हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कायथा में आपको जो है सबसे ज्यादा देखेंगे कुल्हाड़ी मिली है यहाँ पर, ठीक है। तो उपकरण देखना यहाँ पर लिखेंगे, आपको कुल्हाड़ी मिली है यहाँ पर। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिले हैं तांबे के खिलौने। क्या मिले हैं? तांबे के खिलौने प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो तांबे के खिलौने प्राप्त हुए हैं आपको कायथा से। मैं कहाँ की बात कर रही हूँ? कायथा की, ताम्रपाषाण बस्ती की, ठीक है। तांबे के खिलौने प्राप्त हुए हैं। उसके बाद देखेंगे कि तांबे की पशु की आकृतियां प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? तांबे की पशु आकृतियां प्राप्त हुई है। पशु आकृतियां प्राप्त हुई है। तो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यहाँ से प्राप्त हुई है कायथा से। हमने जितना भी लिखा है वो सब किसके बारे में लिखा है? कायथा के बारे में लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो कायथा आप देखेंगे कि आपको उज्जैन में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? उज्जैन में। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या है। तो आप देखेंगे कपित्थ इसका जो है वो प्राचीन नाम है। उसके बाद आप देखेंगे कि इसका उत्खनन किसने किया था। तो विष्णु श्रीधर वाकणकर जी ने 1965-66 में क्या किया था? इसका उत्खनन किया था। इसके साथ ही अगर विष्णु श्रीधर वाकणकर नाम आता है तो आपको भीमबेटका याद रखना है कि इन्होंने ही 1967 में क्या की थी? भीमबेटका की भी खोज की थी, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी उत्खनन हुआ है तो हमको यहाँ पर किस सन या किस युग के जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आप देखेंगे कि लगभग 2000 ईसा पूर्व से लगाकर 2200 ईसा पूर्व से लगाकर 2000 ईसा पूर्व तक के जो भी अवशेष है वो हमको यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और डेकर कॉलेज ऑफ जो इंस्टीट्यूट है पुणे का, इन्होंने भी क्या किया था? इस पर जो उत्खनन का कार्य किया था, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ के जो उपकरण है मुख्य रूप से, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है, तांबे के जो खिलौने होते हैं वो प्राप्त हुए हैं, और तांबे की जो पशु आकृतियां होती है वो भी क्या हुए हैं? यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें क्या करना है? ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहाँ पर 3 संस्कृतियां हमको देखने को मिलती है, ठीक है। अब हमारा कायथा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सेकंड हम बात करते हैं नागदा की। तो सेकंड आपको क्या हेडिंग डालना है? नागदा डालना है। तो नागदा में आपको लिखते जाना है, ठीक है। नागदा, तो नागदा में आप लिखेंगे, आपको नागदा जब आप आएंगे तो नागदा में आपको जो है प्राचीन जो क्या देखने को मिलती है? संस्कृतियां, यहाँ पर प्राचीन सभ्यता देखने को मिलती है। प्राचीन जो है मान्यताएं यहाँ पर एक देखने को मिलेगी। हम कहाँ की बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं हमारे किसकी? नागदा की।
तो नागदा में भी आपको लिखना है कि नागदा कहाँ पर है। तो आप देखेंगे उज्जैन जिले में आपको देखने को मिलता है नागदा। कहाँ पर है ये नागदा? तो कहाँ पर है? उज्जैन में है। और इसकी जो एक जो मान्यता है, प्राचीन मान्यता है कि नागदा इसका नाम कैसे पड़ा, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि आप देखेंगे कि जो कौरव थे उनके जो पौत्र थे, ठीक है, जो कौरव के पौत्र थे जिनका नाम था राजा जन्मेजय। तो उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर नागदा नाम क्यों पड़ा है इसका? तो आप देखेंगे कि जो पांडवों के पुत्र थे राजा जन्मेजय, तो उनके द्वारा क्या किया गया था, नागों के मतलब नागों का अंत करने के लिए, उनका दाह करने के लिए यहाँ पर यज्ञ किया गया था। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया था, यज्ञ किया गया था। और उसी के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, नागदा पड़ गया, क्योंकि नागों का अंत करने के लिए, नागों का जो दाह करने के लिए क्या किया गया था, यज्ञ, इसलिए इसका नाम नागदा पड़ गया। ठीक है, तो ये एक प्राचीन मान्यता है, आपको थोड़ा सा ऐसा याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं कि इसकी जो खोज है वो किसने की थी, या यहाँ पर उत्खनन का जो काम है वो किसने करवाया था। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर उत्खनन जो है वो आपको लगभग 1955-56 में किसके द्वारा किया गया था। तो आप देखेंगे कि NR मुखर्जी के निर्देशन में, किसके द्वारा, NR मुखर्जी के निर्देशन में यहाँ का उत्खनन किया गया था। ठीक है, कब, 1955-56 की बात कर रहे हैं। कहाँ पर, नागदा में, जो कहाँ पर है, आपको उज्जैन में देखने को मिलता है। ठीक है, अगर यहाँ पर विशेष रूप से नदी की बात करें तो कौन सी नदी, तो आप देखेंगे चंबल नदी घाटी में ये क्षेत्र आता है, चंबल नदी का क्षेत्र है। और चंबल नदी आप देखेंगे, जैसे हमने पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के जो स्थल है नर्मदा नदी घाटी से, बेतवा नदी घाटी से आपको मिले हैं, ऐसे ही आप देखेंगे कि ताम्र पाषाण काल की जो बस्तियां है वो आपको चंबल नदी घाटी, बेतवा नदी घाटी यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये नागदा जो है यहाँ पर आपको कौन सी नदी घाटी देखने को मिलेगी, चंबल नदी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम अवशेषों की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से अवशेष जो है वो प्राप्त हुए हैं, तो आप अवशेष लिख लेंगे यहाँ पर विशेष रूप से। तो यहाँ पर हाथीदांत से बनी मानव आकार की मूर्ति प्राप्त हुई है, हाथी, हाथियों के दांत से बनी हुई, हाथी दांत से बनी मानव आकार की मूर्तियां, मानव के आकार की मूर्तियां मिली है, जो किससे बनी हुई है, हाथी दांत से बनी हुई है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर ही आपको लाल रंग के मृदभांड मिलेंगे, लाल रंग के मृदभांड, और वही मृदभांड जो है, लाल रंग के मृदभांड मिलेंगे जो जिन पर काले रंग से, काले रंग से चित्रकारी की गई है। ठीक है, तो हाथीदांत से बनी मानव के आकार की मूर्ति मिली है, और इसके अलावा यहाँ पर लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, मतलब मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिस पर काले रंग से क्या किया गया है, उस मिट्टी के बर्तन पर चित्र बनाए गए हैं। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। और यहाँ पर आपको एक मंदिर देखने को मिलेगा नागदा में, भीमकपुर का मंदिर। ये मैं यहाँ पर ऐसे ही बता रही हूँ, लेकिन इसकी जो है वो अलग से क्लास होगी मंदिरों की, हम एक जिला सीरीज लेकर आएंगे, उसमें ये सब बताएंगे। ठीक है, तो भीमापुर मंदिर यहाँ पर आपको जो है शिव मंदिर वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये हमारा जो है वो नागदा हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमारा जो थर्ड है, जो हमारा उज्जैन में ही स्थित है, कौन सा, डांगवाला। तो आप उसकी बात कर लेंगे, डांगवाला की। ठीक है, तो डांगवाला भी आपको क्या मिलता है, उज्जैन में ही मिलता है। तो लिखेंगे डांगवाला, डांगवाला लिखेंगे। तो डांगवाला, तो डांगवाला भी जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो आपको उज्जैन में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर है ये, तो डांगवाला भी आपको कहाँ, कौन से जिले में मिलेगा, तो उज्जैन में मिलेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ की जो अवशेष है वो कहाँ से कहाँ तक के प्राप्त हुए हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 2000 ईसा पूर्व से लगाकर 2000 ईसा पूर्व की बात कर रही हूँ मैं, 2000 ईसा पूर्व से लगाकर जो हमारा जो परमार काल था राजा भोज की, जो जिस वंश, राजा भोज का वंश है, जो हमारा परमार वंश, वहां तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो 2000 ईसा पूर्व से परमार काल तक के
अवशेष प्राप्त हुए हैं। परमार काल कब था, तो आप देखेंगे 1946 में जो है यहाँ पर जो है उपेंद्र कृष्णराज राजा बनता है, और हम देखेंगे कि 1000 ईस्वी में आपको राजा भोज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप ईस्वी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ईस्वी आ जाता है 946 ईस्वी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 946 ईस्वी या 1000 ईस्वी आप मान लीजिए कि 1000 ईस्वी तक के यहाँ पर क्या मिलते हैं हमको, जो साक्ष्य है वो प्राप्त होते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि 19 जो यहाँ पर इसके जो है अवशेष, वो कौन कौन से अवशेष प्राप्त होते हैं, तो आप अवशेषों के नाम लिख लेंगे कि यहाँ पर आपको क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो आप देखेंगे कि जो डांग वाला है वहां पर आपको जो है मृदभांड मिले हैं, मतलब मिट्टी के बने हुए बर्तन मिले हैं, ठीक है। क्या मिले हैं, मृदभांड मिले हुए हैं, मतलब मिट्टी से जो बर्तन बनाए जाते हैं वो मिले हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको जो है पक्की मिट्टी की वृषभ आकृतियां मिली है। वृषभ आकृतियां मतलब जो बेल होता है ना, वृषभ आकृतियां मिली है, मिट्टी से बनी हुई, जो पक्की मिट्टी होती थी उससे बनी हुई वृषभ आकृतियां मिली है, मृदभांड मिले हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको यज्ञ, जो भी यज्ञ का जो हवन यज्ञशाला थी, हवन सामग्री, यज्ञशाला, हवन सामग्री, हवन सामग्री, ठीक है। और यहाँ पर ब्राह्मण अनाज के अवशेष, ठीक है, अनाज के अवशेष। और यहाँ पर कुछ लिपियां भी मिली है, जैसे ब्राह्मी लिपि के अवशेष भी हमको यहाँ पर देखने को मिले हैं, ठीक है। ये कहाँ की बात कर रही हूँ मैं, डांगवाला की बात कर रही हूँ, कहाँ की, डांगवाला की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो इसकी जो है आप देखेंगे डांगवाला में कि आपको 2000 ईसा पूर्व से लगाकर 1000 ईसा पूर्व, सॉरी 1000 ईस्वी मतलब परमार काल तक के जो अवशेष है वो आपको कहाँ से मिले हैं, डांगवाला उज्जैन से प्राप्त हुए हैं। जिसमें आपको मुख्य रूप से जो यज्ञशाला और हवन सामग्री है, ये याद रखना है कि ये आपको कहाँ से मिले हैं। तो आप देखेंगे आपको डांगवाला से मिले हैं, ताम्रपाषाण युग जो है, ताम्रपाषाण काल की जो बस्ती है डांगवाला, वहां से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे उज्जैन में स्थित जो ताम्रपाषाण कालीन स्थल है वो आज हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम कल की क्लास में जो इसके बाद जो स्थल हमारे बचे हैं उनको क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपको ये क्या करना है, अच्छे से याद करना है। मैं छोटी छोटी सी क्लास इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो आपको ये छोटी छोटी सी क्लास देख के मैं एक एक फैक्ट जो है वो पूरा करवाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है ये, और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप क्लास को लाइक जरूर करें, ठीक है। और आप हमारे जो है लाइव क्लासेस भी होती है, हमारी इंडियन जियोग्राफी जो है उसकी सीरीज भी चल रही है, उसकी लाइव क्लासेस भी होती है, ठीक है। ठीक है, तो आप फटाफट से जुड़ जाइएगा, जब भी लाइव क्लासेस होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो है हमारे जो भी स्थल है वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।